Okay, students, so now we will see the exercise problems, right? Which is your question number 9A, right? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम इक्वल हीट दे रहे हैं, ठीक है? इक्वल हीट दे रहे हैं दो ऑब्जेक्ट को, जिनको हमने ए और बी बोला है, और जिनका मास है 1 ग्राम। दोनों का मास भी जो है सेम है और इक्वल हीट भी दे रहे हैं। सो टेम्परेचर ए इज इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वो क्या हो गया? लेट्स से मैं आपको बता दूं क्या है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। लेट्स से ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, दोनों का मास सेम है, दोनों को हम हीट करेंगे, सेम हीट देंगे, ठीक है? सेम हीट दे रहे हो तो सेम एनर्जी दे रहे हैं। बट हम ये देखते हैं कि ए का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से बढ़ता है और बी का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से बढ़ता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर 3 है और यहाँ पे 5 है। अब इन लोगों ने पूछा है व्हाट विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट। अब इसमें देखो, हमें पता है हर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, इसलिए सेम टेम्परेचर देने के बावजूद भी जो है हमारे ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। तो इन लोगों ने पूछा है कि किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ठीक है? तो देखो जनरली ऐसा होता है, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है ना, उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं कि यहाँ पे आंसर ए, इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, बट करके देख लेते हैं। ओके, और बाय व्हाट फैक्टर? तो ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें पता है। हमने बोला है कि Q हीट जो है दैट इज Q इज सेम। तो अभी देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। मैं यहाँ पे साफ बोल रहा हूँ कि जब हमें पता है Q इक्वल्स टू M मास ऑफ A, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ A स्पेसिफिक हीट ऑफ A इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ A, ये वाली वैल्यू है। ये Q किसके लिए लिया? A के लिए लिया। अच्छा ये सॉरी, ये हीट एनर्जी तो हम दे रहे हैं A और B को। तो हमने पता है कि हीट एनर्जी जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने सेम हीट एनर्जी दी, दैट मींस QA इज इक्वल टू QB। मतलब जितना हीट एनर्जी A को दिया उतना ही B को दिया, इसलिए यहाँ पे बोला ना इक्वल हीट इज गिवन। और QB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? QB हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ B स्पेसिफिक हीट ऑफ B और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ B। सो आई नो दैट माई QA इज इक्वल टू QB, सो आई कैन राइट दैट QA की वैल्यू क्या है? ये है MACA डेल्टा TA, ठीक है? फिर हम लिखेंगे इक्वल टू MBCB डेल्टा TB। देखो MA और MB कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो A और B का मास सेम है 1 ग्राम, तो ये भी 1 कैंसिल हो गया, ठीक है? नहीं भी कैंसिल करोगे तो भी चलेगा कोई, क्योंकि 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आने वाला है। फिर CA की बात करते हैं हम। CA स्पेसिफिक हीट ऑफ A, जो कि हमें पता नहीं है, पर हमें पता करना है किसका ज्यादा है। तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर पता है, ठीक है? चेंज इन टेम्परेचर में पता है, तो मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर को सब इस साइड लेके आऊंगा और उसको उधर लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा TA मैं काम तो टेम्परेचर को वहां लेके जाता हूँ, तो हमारे लिए जो है सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो CA को मैं यहीं रहने देता हूँ और CB को यहाँ लेके आता हूँ। तो CB यहाँ मल्टीप्लाई हो, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और जो है यहाँ पे मेरे पास है डेल्टा TB और यहाँ पे मेरे पास है डेल्टा TA, वो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा TA। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, CA अपॉन CB इज इक्वल टू डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा TB इज 5 डिग्री सेल्सियस, या 5 भी लिखो, डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है अभी न्यूमेरिकल में। और CB की वैल्यू है सॉरी डेल्टा TA की वैल्यू है 3, तो 3। अब यहाँ पे देखोगे आप साफ साफ दिख रहा है कि CA की वैल्यू 5 है, CB की वैल्यू 3 है। मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो स्पेसिफिक हीट जो है यहाँ पे CA का ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे CA हैज मोर, या फिर ऑब्जेक्ट A हैज मोर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? तो यहाँ पे पूछा था विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट ज्यादा? तो ऑब्वियसली आंसर क्या है उसका? A। तो ऑब्जेक्ट A हैज मोर स्पेसिफिक हीट, मैं भी ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? और रेशियो क्या है CA अपॉन CB का? 5/3, ठीक है? इन्होंने बोला ना बाय व्हाट फैक्टर, तो फैक्टर क्या है? 5/3 का। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा भी है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एक लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं इन आइस फैक्ट्री, एक आइस फैक्ट्री में यूज करते हैं। फिर इन लोगों ने कहा है फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, तो मैं पानी से आइस बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ? लिक्विड अमोनिया को यूज कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये क्या पूछते हैं, इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास पानी है जिसका टेम्परेचर है 20, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आइस में जिसका टेम्परेचर है 0, और कितना kg? 2 kg।
अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड। तो ये प्रोसेस करने के लिए मुझे कितना अमोनिया जो है इवेपोरेट करना पड़ेगा, मतलब कितना अमोनिया मेरा यूज हो जाएगा, क्योंकि हम अमोनिया की मदद से ही कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया काम होता है कि वो वाटर को जो है ना आइस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसमें इतना वो क्या करेगा, आइस का हीट एनर्जी गेन कर लेगा। तो जब वाटर का हीट एनर्जी गेन कर लेगा, तो जैसे वाटर का हीट एनर्जी गेन करेगा तो वाटर जो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा, अपना हीट एनर्जी लॉस करेगा, और दो तरीके से लॉस होगी। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ गिवन दिया हुआ है। गिवन मैंने लिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इतना है, M1 दिया हुआ है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को मैं LA भी लिख सकता हूँ, ठीक है। LA इक्वल्स टू 341 किलो कैलोरी पर केजी, और M1 मतलब मास ऑफ माय वाटर 2 kg, या आइस भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे डेल्टा T1 दिया है आपको, चेंज इन टेम्परेचर, बराबर। तो देखो 20 - 0, आंसर कितना है मेरा 20। C1 हमने लिखा है, C1 इज व्हाट, C1 इज माय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 1, एंड L1 इज माय आइस, या फिर हम इसे मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस भी बोल सकते हैं, जो कि मेरा 80 है, जो हमने सॉल्ट एग्जांपल में किया था, ठीक है, वही आंसर है। अब मैं तो यहाँ पे लिखता हूं हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो वाटर से जो हीट लॉस होगी, ठीक है, कितना हीट लॉस होगा वाटर से। देखो पहले तो वाटर जो है ना 20 डिग्री से 0 डिग्री पे जाएगा, सही बात है। तो पहले वाटर 20 डिग्री से 0 पे जाएगा। तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बच्चों, यस यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है मेरा, तो पहले देखो हीट लॉस कब करेगा, व्हेन इट टर्न्स फ्रॉम 20 to 0 डिग्री, और प्लस दूसरा कब हीट लॉस होगा, जब वो क्या कहते हैं 0 डिग्री से, मतलब वाटर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, मतलब आइस में जाएगा, ठीक है। सो व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू आइस, ठीक है, और इस वक्त हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा MC डेल्टा T, प्लस इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा M इनटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, तो मतलब ये L1 वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, मैं इसको लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलूंगा, V लिखूंगा। अब देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, MC डेल्टा T और ML1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे M पता है, मास ऑफ वाटर पता है, कितना दिया मुझे बच्चों, मास ऑफ वाटर 2 kg, तो ये 2 हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, चेंज इन टेम्परेचर कितना 20 है, प्लस ML1 कितना दिया बच्चों, M मास ऑफ वाटर अगेन मेरा 2 है, और L1 मेरा जो है कितना है 80 है, ठीक है बच्चों। इनको सॉल्व कर लो, आपको आंसर क्या आ जाएगा, ये 40 दे देगा और ये आपको 60 दे देगा। तो 40 + 60 विल गिव यू 200, ठीक है। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 200। तो यहाँ पे मैं क्या किया, हीट लॉस, तो 200 जूल, तो इतना वाटर जो है हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमें पता करना है कि हमारा जो अमोनिया है वो कितना हीट गेन कर रहा है, ठीक है, अमोनिया जो है वो कितना हीट गेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे साफ साफ बोल सकता हूँ, मैं हीट लॉस बाय वाटर को मैं Q1 से डिफाइन करता हूँ, और हीट लॉस बाय अमोनिया जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा हीट लॉस बाय अमोनिया। तो हीट लॉस बाय अमोनिया को मैं जो है Q2 से डिफाइन करूंगा, सॉरी हीट गेन बाय अमोनिया, ठीक है। सो हीट गेन बाय अमोनिया विच इज माय Q2। तो और भी देखो वहां पे हीट गेन कर रहा हूं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो उस वक्त मैं लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करूंगा, M इंटू L वाला, ये वाला, ठीक है, ये L लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ओके। नाउ आई नो दैट हीट एक्सचेंज के फॉर्मूले के मुताबिक हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, सॉरी चेंज इन जो हीट होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि जितना हीट ये लॉस करेगा उतना हीट ये गेन करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 200, कितनी है 200। Q2 की वैल्यू कितनी है, M इंटू L, ये L कितना है मेरा 341। अब आपको क्या करना है, आपको M फाइंड आउट करना है ना। तो ये 341 को इस साइड लेके आओगे, सो 200 डिवाइड बाय
341। मैंने एम क्यू फाइंड करना है क्योंकि हमें बोला गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, कितना मास ऑफ अमोनिया जा रहा है, और ये मैं अमोनिया के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये एम क्या होगा, ये मेरा मास ऑफ अमोनिया बचेगा मुझे, ठीक है। तो इसको एम से डिवाइड कर दो। अब देखो इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको जो है आंसर आएगा समथिंग 0.5864, ठीक है। मैं अभी इसको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत टाइम ले लेगा ये, तो मैं यहाँ पे आपको सीधा आंसर देता हूँ। आंसर आएगा 0.58, ठीक है, 5864, ठीक है। और ये आपको आंसर मिलेगा केजी में, क्योंकि हमारी सारी यूनिट देखो केजी में है। यहाँ पे केजी है, ठीक है, यहाँ पे केजी है, ठीक है, यहाँ पे केजी है, तो सारी यूनिट्स हमारी केजी में है, तो आपको आंसर केजी में आएगा। अगर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 586.4 ग्राम। सो इतना अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है मेरा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है बच्चों। सो ये जो है ये आपका पूरा आंसर था फॉर ए एंड बी। नाउ विल मूव टू बी एंड सी एंड डी। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सी यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस। तो एक मेरे पास थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, मैं अभी इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से ये पॉट है, इसके अंदर मेरे पास जो है 150 ग्राम क्या है बच्चों, आइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं 150 ग्राम ऑफ आइस है, टेम्परेचर 0 डिग्री। टेम्परेचर कितना है इसका बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स टू इट सो दैट द टेम्परेचर विल बी 50 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन, ठीक है। तो अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम जो है ना इसके अंदर बाहर से, ध्यान से सुनना, हम इसमें जो है ना बच्चों बाहर से अभी स्टीम ऐड करेंगे, और उस स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। पर अभी इन लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा है कि स्टीम जो हम ऐड करेंगे वो कितना स्टीम ऐड करेंगे, मतलब मास ऑफ द स्टीम हमें निकालना है, ठीक है। हमें मास ऑफ द स्टीम निकालना है, बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स टू इट। और मिक्स करने के बाद ये पूरे सिस्टम का, मिक्स करने के बाद ये पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेन मोटो है। अब देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि भाई जब मैंने इसके अंदर इस सिस्टम में जो 150 ग्राम ऑफ मेरा आइस है 0 डिग्री पे, इसको जब मैं 100 ग्राम ये स्टीम ऐड करूंगा, तो स्टीम ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो स्टीम से एनर्जी लेगा, और स्टीम से वो एनर्जी लेगा तो यहाँ पे ये जो है आइस मेरा तो पहले तो वाटर में कन्वर्ट होगा, पर जब वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन 0 ओनली, ठीक है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब ले लेंगे, चलो ठीक है, मैं टोटल हीट एनर्जी ले लेता हूँ, मैं टोटल हीट जो मेरा भी वो ले रहा है, ठीक है, क्या हीट गेन लिख देते हैं, तो हीट गेन बाय आइस, कितना हीट गेन करेगा आइस। अब लेटेंट हीट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, जो कि हमारा कितना है 80, तो मास कितना है मेरा 150 है ना, आइस का मास कितना है 150, तो 150 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है मेरा 80, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 0, तो मुझे 2 0 तो यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे, 5 8 40, एक 0 और आ जाएगा, 5 8 8, सॉरी 8 1 8, और यहाँ पे 4, राइट, तो 8 9 10 11 12, तो मुझे ये कुछ मतलब जो है 12,000 मिल गया, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे करना है नेक्स्ट, ओके, आई थिंक 0 0 0 0, 8 5 40, ठीक है, ओके बराबर है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना बच्चों, हमें करना है, ये मेरा हो गया जूल में, ठीक है, इतना हीट उसने गेन कर लिया, किस लिए, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। अब दूसरी बात क्या करेगा, वो फिर से जो है वाटर जो है, क्योंकि ये आइस जो वाटर बन चुका है, ये स्टीम से एनर्जी लेके, अब वो क्या करेगा, अब वो फिर से जो है एनर्जी लेगा, ठीक है, ये वाटर जो आइस से वाटर बना है, ठीक है, वो फिर से एनर्जी लेगा इससे, और किस टेम्परेचर पे जाएगा, 50 डिग्री पे, ठीक है। नाउ अगेन heat gain by water to reach 50 डिग्री सेल्सियस,
तो अब वो कितनी हीट गेन करेगा। अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले हम करते थे, है ना। तो उस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, एम सी डेल्टा टी। अब देखो बताओ मास कितना है मेरा वाटर का, वो तो उतना ही रहेगा 150। सी बच्चों कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, हमने लिखा भी है यहाँ पे। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, देखो पहले टेम्परेचर कितना था 0, 0 से 50 जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे 50 हो रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 विल रिमेन एज इट इज, 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 6 7, तो ये मुझे मिल गया 7500 जूल। ठीक है, तो मैं इसे जो है Q1 Q2 से डिनोट कर देता हूँ। लेट्स से मेरा Q1 हो गया और ये मेरा Q2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते बच्चों। नेक्स्ट देखो मैं क्या लिखूंगा, अब तो ये हो गया हीट गेन वाला जो आइस ने गेन किया, बट हीट लॉस भी हुई ना ये स्टीम से, वो भी हम ले लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो स्टीम ने जब हीट लॉस किया तो पहले वो टेम्परेचर 100 पे था और वो वेपर में था, तो पहले तो वो वेपर से अब क्या लिक्विड स्टेट में जाएगा, उस वक्त उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो उस वक्त हम स्टीम लॉस को क्या लिखेंगे, m इंटू एल, और लेटेंट हीट ऑफ क्या लेंगे, वेपराइजेशन, जो कि क्या है मेरा लेटेंट वेपराइजेशन 540, और m जो है मेरा, m क्या है यहाँ पे, ये m मेरा है मास ऑफ स्टीम। ठीक है, मैं यहाँ पे m1 m2 ले लेता हूँ, तो ये m1 जितने भी है मेरा मास ऑफ आइस वाला जो पार्ट था, और ये m2 जो है मेरा ये स्टीम वाला है। ठीक है, तो मास ऑफ स्टीम जो कि मुझे पता नहीं है, जो मुझे फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे बोला भी क्या है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट सॉरी हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स टू इट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मास ऑफ स्टीम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ स्टीम, जो क्या है मेरा m2। ओके, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं जो है Q3 से डिफाइन कर देता हूं। m2 तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा, बट L भी मुझे पता है कितना है, 540। कितना है, 540। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात भी सही हो गई। अब देखो ये जो है ना, स्टीम मेरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, बट उसका टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो 100 से 50 पे आएगा, बराबर 100 से अब वो क्या होगा बच्चों, 50 पे आएगा। तो उस वक्त भी वो हीट लॉस करेगा, क्योंकि टेम्परेचर फॉल होना मतलब हीट लॉस करना है। तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू रीच 50 डिग्री सेल्सियस। अगेन एम सी इंटू डेल्टा टी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों। मास कितना है मेरा, वो तो मुझे पता ही नहीं, m2 लेंगे यहाँ पे, वो हमें पता ही नहीं है। सी हमें पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है बच्चों, अगेन 100 से 50 पे जा रहा है, मतलब 50 हो जाएगा। तो चेंज इन मुझे कितना है, 50। तो ये मुझे क्या मिल गया, m2 इंटू 50, तो ये मेरा हो गया लेट्स से Q4। ओके, अब हमें पता है जितना हीट गेन होता है उतना ही हीट लॉस होता है, तो आई कैन से दैट Q1 plus Q2, the total heat gain is equal to the total heat loss, Q3 plus Q4। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, यहां से लिख दो, तो इनकी वैल्यू है 12,0 प्लस 7500 इक्वल्स टू, इनकी वैल्यूज कितनी है, इनकी वैल्यू है m2। ठीक है, m2 इंटू 540 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, m2 इंटू 50। ठीक है, ये तो मेरी सारी वैल्यूज हो गई, इनको ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड करके क्या मिलेगा, 1950 ठीक है, 19,500 कैलोरी। और इनको क्या करोगे आप, अभी m2 कॉमन ले लो इसमें से। ठीक है, m2 को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 540 प्लस 50। अब 540 प्लस 50 आपको हो जाएगा ये 590, तो 19500 इक्वल्स टू m2, और ये आपको देगा 590। अब ये 590 को इस साइड लेगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको अब मिलेगा बच्चों 19500 डिवाइड बाय 590, कैंसल, फिर 59 के टेबल से इसको आप निकाल सकते हो, और आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 33.05, और आप मास निकालो तो आपको ग्राम में मिलेगा। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ योर, आई कैन से this much amount of steam you have to add which is at 100 degree Celsius
टू मेक द टेम्परेचर ऑब्टेन एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके बच्चों, सो ये अभी हमारा लास्ट प्रॉब्लम है हीट चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, अ कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। कैलोरीमीटर सबने किया तो सबको पता होगा, कैलोरीमीटर का मास दिया 100 ग्राम। ठीक है, और उसका स्पेसिफिक हीट दिया है 0.1। ठीक है, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट। इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक लिक्विड बोला है, वाटर नहीं बोला है, कोई भी लिक्विड बोला है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री। अब एक बात ध्यान कर लो, अगर लिक्विड का टेम्परेचर 30 है तो कैलोरीमीटर का भी 30 होगा, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर ये मेरा कैलोरीमीटर है, इसके अंदर ये लिक्विड भी है। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर ऑब्वियसली इक्वल ही होता है। और उस लिक्विड का आपको स्पेसिफिक हीट दिया गया है कितना, 0.4। सो इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, अगर इसके अंदर अगर मैं आइस डाल देता हूं, ठीक है, जिसका मास दिया आपको 10 ग्राम और टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो इन लोगों ने बोला व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो जैसे मैं आइस इसके अंदर डालूंगा, देखो इसका टेम्परेचर कितना था 30, आइस का टेम्परेचर 0। जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो ऑब्वियसली वो जो लिक्विड है और जो कैलोरीमीटर है वो क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हीट क्या होगा, गेन होगा, सॉरी हीट लॉस होगा इनकी वजह से, और आइस क्या करेगा, हीट को गेन करेगा अभी। तो कैलोरीमीटर और लिक्विड हीट को लॉस करेंगे और आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा। क्यों, क्योंकि हीट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है, तो इनका टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो इनके मुकाबले आइस जो है वो टेम्परेचर गेन करेगा या हीट गेन करेगा। ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया है, जैसे मास m1 जो है, मास ऑफ द कैलोरीमीटर m1 इज 100 ग्राम, उसका स्पेसिफिक हीट और उसका टेम्परेचर। m2 इज द लिक्विड, उसका मास, उसका स्पेसिफिक हीट और उसका टेम्परेचर। m3 इज द आइस, उसका मास, उसका टेम्परेचर, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये जो मेरा फाइनल टेम्परेचर जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो Q1 हम क्या एज्यूम करेंगे अभी, Q1 इज द हीट लॉस बाय द कैलोरीमीटर। ओके, क्या मुझे बता सकते हो हीट लॉस बाय द कैलोरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग? यस, m1, क्योंकि मास ऑफ द कैलोरीमीटर लेंगे, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अच्छा बता दो डेल्टा टी क्या होगा भी आपका, यहाँ पे हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं डायरेक्टली। डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो उसका टेम्परेचर कितना है 30, और ऑब्वियसली वो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस टी, तो दिस टी इज द फाइनल टेम्परेचर ना बच्चों, दिस टी इज द फाइनल टेम्परेचर। हीट लॉस बाय द लिक्विड, अगेन ये भी क्या करोगे m2 इंटू C2, और ये भी होगा आपका 30 माइनस टी। नेक्स्ट हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस। अब आइस ने जो हीट को एब्जॉर्ब किया, अब ध्यान सुनना, आइस जब आइस के स्टेट में तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट उसमें उसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो हम लेटेंट हीट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे मास इनटू लेटेंट हीट। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ, हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर फ्रॉम आइस मेल्टिंग। तो आइस मेल्ट जो हुआ तो वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री पे। अब वो क्या करेगा, वो हीट गेन करके जो है इस टेम्परेचर तक जाएगा, टी टेम्परेचर तक, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला लिखोगे m3 ठीक है, और फिर आप लोगे यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर, तो t माइनस 0। ठीक है, ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, देखो हमें सिंपल बताया, जितना हीट लॉस होगा उतना हीट एब्जॉर्ब होगा। तो आई कैन से दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 बराबर। अब यहाँ पे क्या करो, Q1 Q2 Q3 का वैल्यू लिख दो। Q1 की वैल्यू कितनी है, ये है। ठीक है, m1 C1 फिर 30 माइनस टी प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये m2 C2 30 माइनस टी, ओके, इक्वल्स टू ml प्लस ml, सॉरी, और ये m का 3 लिख देंगे, m3l प्लस दिस वैल्यू m3c3 t माइनस 0। ठीक है, अब इनको देखो क्या करो, आप इनको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको t वाले टर्म चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, सो m1 c1 30 माइनस m1 c1 t प्लस m2 c2 इंटू 30 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पर। ठीक है, m2 c2 इंटू t
इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू M3L प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों M3C3T माइनस और ये पूरा टर्म जीरो क्योंकि जीरो डी है तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो विल गिव यू जीरो। ठीक है बच्चों यहां तक क्लियर है। ओके अब आप क्या करोगे अब जो है ना टी वाले टर्म जहां जहां उनको एक साथ ले लो। ठीक है तो ये टी है यहाँ पे टी है तो इनको एलएचएस में लेके चले जाओ बाकी सबको इस साइड ही रहने दो। ठीक है ना। ओके तो अब हम क्या करेंगे इनको जो वैल्यूज है वो ले लेते हैं तो मुझे M1C1 30 माइनस नहीं ये वाली वैल्यू लेंगे हम प्लस M2C2 30। ठीक है और ओके बाकी सबको मैं यही रहने देता हूं मैं इसको भी इस साइड ले आता हूं तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस M3L मैं देखो ये जो है LHS में लेके गया इक्वल्स टू इसे और इसे मैं RHS में ले गया तो मतलब यहां पे तो मेरे पास आ जाएगा M1C1T प्लस M2C2T ये देखो सब वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे वहां जाके। ठीक है और यहां क्या बचा है मेरे पास सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस M3C3T। ओके इतना आपको समझ गया। अब देखो क्या करोगे आप इनकी वैल्यूज लिख दो। M1 की वैल्यू कितनी है M1 की वैल्यू है यस 100 और C1 का वैल्यू है 0.1 तो 100 into 0.1 विल गिव 10 10 into 30 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना। M1 की वैल्यू है 100 C1 की वैल्यू है 0.1 तो 100 into 0.1 will give you 10 10 into 30 will give you 300 प्लस अब इनका वैल्यू M2 की वैल्यू कितनी है आपकी 250 C2 की वैल्यू है 0.4 और फिर इंटू 30 कर दोगे। अब देखो 250 को अगर आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं अगर चलो ये जीरो हटा देता हूं तो ये मेरा 4 हो जाएगा तो आई कैन से दैट मुझे जो आंसर अभी मिलेगा यहाँ पे ओके सो दिस विल गिव यू 100 यस दिस विल गिव यू 100 इसके बाद इंटू 30 सॉरी इंटू 30 भी करना है उसे तो ये आपको 100 इंटू 30 विल गिव यू 3000। ठीक है ये आपको क्या दे देगा 3000 यस। इसके बाद अब आप आगे जाओगे तो आगे जाके क्या करोगे अभी ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट मेरा क्या टर्म क्या वैल्यू आ गया अभी ये हो गया ये वाली वैल्यू। अब देखो ये M3 की वैल्यू कितनी है आपकी M3 की वैल्यू बच्चों 10 तो ये वैल्यू है आपकी 10 और ये L कितना है आपका 80 सो 10 इंटू 80 मैं आई कैन डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं इसको 800 लिख सकता हूँ डायरेक्टली तो मैं 800 ही लिख देता हूँ। ठीक है तो मैं इसे 800 ही लिख देता हूँ ओके इक्वल टू इन सब में देखो T कॉमन आ जाएगा अंदर हो जाएगा M1C1 तो M1C1 फिर से क्या हो जाएगा M1C1 विल गिव यू 10 प्लस M2C2 M2C2 विल गिव यू 100। ठीक है ना बच्चों क्योंकि देखो 250 इंटू 4 टाइम्स करोगे तो 1000 हो जाएगा बट उसका आप पॉइंट हटा दो तो वो 100 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप करोगे बच्चों यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस M3C3 M3 कितना है 10 और C3 कितना है सॉरी C3 कितना है 1 तो 10 इंटू 1 विल गिव यू 10। अब देखो ये पूरा ऐड कर लो कितना हो जाएगा और ये पूरा ऐड कर लो सो 3 इंटू 3300 हो गया उसमें से 800 निकाल दो तो चलो 3000 में से हमने 800 निकाल दिया तो 2200 बच गया 2200 प्लस 300 2500 सो ये 250 सॉरी 2500 इक्वल्स टू T इंटू ये सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 120 तो ये हो गया हमारा 120। अब उस 120 को यहाँ लेके आ जाओ सो 2500 डिवाइड बाय 220 सॉरी 120 220 लिख रहा हूं मैं भी इक्वल्स टू T 0 0 कैंसिल 2 के टेबल से इसे डिवाइड कर लो तो आप 2 से इसे डिवाइड करोगे तो बहुत सिंपल आ जाएगा आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं पर ठीक चलो डिवाइड करके दिखाई देता हूं तो आप ये चल जाओगे 2 6 जा 12 ये 2 1 जा 2 2 जा 4 1 कैरी 2 5 जा 10 फिर वापस आप इसे 6 से कैलकुलेट कर दो फिर वापस 2 से जाओ 2 3 जा फिर ये 2 4 जा 12 सॉरी मैं 2 से किया ना तो 2 4 जा नहीं हम यहाँ पे जाएंगे 2 6 जा 12 2 2 जा 4.5 फिर 3 में जाओगे 3 1 जा और फिर ये होगा आपका 3 2 जा 6
और फिर 0, फिर हम ये क्योंकि जाएगा नहीं, ठीक है, तो 2 को आगे कैरी करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 3 4 3 8 24, फिर 3 आएगा, तो ये 20.833 आपको आंसर मिलेगा बच्चों। सो यहाँ पे टी की वैल्यू जो मुझे मिल रही है 20.833, सो टी की वैल्यू मुझे मिल रही है 20.833 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा जो फाइनल टेम्परेचर अटेन होगा आफ्टर मिक्सिंग दिस आइस को, जो मेरा आइस था कितना 10 ग्राम का आइस था 0 डिग्री पे, जब उसको मैं मिक्स करूंगा इस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब इस लिक्विड में और कैलोरीमीटर के साथ, तो मेरा जो टोटल टेम्परेचर अटेन होगा वो होगा 20। और ऑब्वियसली टेम्परेचर फॉल होने वाला है क्योंकि आइस जा रहा है, पानी में आप आइस डालोगे तो पानी का टेम्परेचर तो ठंडा ही हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। यस, सो दिस इज व्हाट ऑल योर प्रॉब्लम इज, टेक द स्क्रीनशॉट। और जो है इसी के साथ हमने जो हीट चैप्टर खत्म कर दिया है। अब आगे जो हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगी आगे की जानकारियां। यस, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।